नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एक नए टॉपिक, नए मुद्दे पे बात करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे पहले। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोजन शोल्डर, या कंधे का जाम होना या कंधे का दर्द। ये सब सारे जो चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। लेकिन जो मेन मेडिकल टर्म है वो फ्रोजन शोल्डर ही है। एक कंधे का दर्द है जो एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज़ इसे कह सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर बार ये लाइफ स्टाइल की वजह से ही हो। इसका कारण कोई ट्रॉमा या चोट भी हो सकती है, लेकिन वो उसके अलावा भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ये लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है। और उन लाखों लोगों में हालांकि एक वो स्थिति भी है कि ये इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, जिनको ये डेवलप हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग डायबिटिक ही हों या हर डायबिटिक को फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो। असल में क्या है, इस आपाधापी वाली जीवन शैली में जो हम देख रहे हैं, खासकर बड़े शहरों में लोगों का इतना व्यस्त रहना काम में, जहाँ उनके जो शरीर के पार्ट्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, उतने नहीं करते हैं। एक ही टाइप, एक ही जैसा मौसम, एक ही जैसी स्थिति में लोग काम कर रहे हैं। वहाँ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो जीवन शैली से रिलेटेड है वो आती है। और फ्रोजन शोल्डर क्या है, जो कंधा है हमारा, उसमें उसकी जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, इसमें बहुत कम हो जाती है। और इसको मेडिकल भाषा में वैसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, क्योंकि जो शोल्डर के जॉइंट में कैप्सूल होता है यहाँ पे जॉइंट के बाहर, वो कैप्सूल इतना सख्त, इतना स्टिफ हो जाता है कि उस कंडीशन में ये इस हाथ को जो मूव करना है, कि हम देखेंगे कि इससे ऊपर लोगों का हाथ नहीं जा पाता। मतलब वो कंघी करने में सक्षम नहीं होते हैं, अपने सर में कंघी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो लोग। ये स्थिति किसी भी हैंड में हो सकता है, या राइट में हो सकता है, लेफ़्ट में भी हो सकता है। लेकिन स्थिति यही है कि हाथ ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो भयानक दर्द होगा। और बहुत सारे लोगों में तो किसी भी नॉर्मल स्थिति में भी उसमें कई बार बहुत भयानक दर्द होता है, जिसको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए लोग फिर पेन किलर्स, या कई बार लोगों को वहीं शोल्डर में ही उसको एनेस्थीसिया के बराबर की स्थिति भी बन जाती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं उनको, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, कि ऑपरेशन इसकी सर्जरी होगी तब जाके वो ट्रीट होगा। इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है इसकी। तो इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से आता है, पहले धीरे धीरे स्थिति डेवलप होती है। कंधों में हल्का दर्द किसी एक कंधे में, मैक्सिमम एक कंधे में होता है। ये दो कंधों में बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। एक ही कंधे में होता है जो जिसमें या तो चोट लगी है या फिर वो स्टिफ होता चला जाए धीरे धीरे, उसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है स्थिति। पहले हल्का हल्का दर्द होगा, बहुत डल पेन होगा जो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप उसके लिए पेन किलर ले लेंगे, फिर उसको दबा देंगे। फिर 5-7 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर धीरे धीरे डल पेन होगा। फिर किसी एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही पेन किलर ले लेंगे, या कहीं पे जाके इंजेक्शन, पेन का जो इंजेक्शन है वो लगवा लेंगे। तो ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और फिर एक स्थिति बहुत बुरी समय आ जाती है कि बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाता है। फिर आपका मूवमेंट भी मूवमेंट भी उसका बंद हो जाता है। तो इस स्थिति को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, यानी कि कंधों का जाम होना, सीधी अगर भाषा में मैं बोलूँ तो आपको। तो जैसा मैंने बताया इसमें कि ये एकदम से डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे इसके जो स्थिति है वो इसकी बनेगी। और इसको हम तीन स्थिति में हम दे सकते हैं, 3 स्टेज इसकी देख सकते हैं। स्टेज 1, 2, 3। जो पहली स्टेज है उसको हम फ्रीज पीरियड बोलते हैं एक्चुअली। इसमें क्या है, इसमें कंधा धीरे धीरे जाम होने लगता है। वो जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स थे उनको तो छोड़ दिया आपने, वो तो निकल चुके हैं। जब एक्चुअली में, मतलब जब पेन स्टार्ट हुआ था या नॉर्मल शोल्डर पेन था, उससे आगे चल के फ्रोजन शोल्डर वाली स्थिति में आ चुके हैं। तो जो पहला फ्रीज वाला जो पीरियड है, इसका फ्रीज पीरियड, इसमें धीरे धीरे कंधा जाम होने लगता है और तेज़ दर्द इसमें कभी कभी होता है। और ऐसा देखा गया कि ये दर्द रात के टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जब आप बिस्तर पे लेटते हैं।
और इसका मूवमेंट जो है बहुत मुश्किल होता चला जाता है। ये फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड को हम फ्रोजन पीरियड बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें कंधे की स्टिफनेस जो पहले पीरियड में कम थी, मतलब एक दौर चलेगा आपका जिसमें जो पहले वाला पीरियड था उसका फ्रीज पीरियड का, और फिर जब वो उसके दिन पूरे हो जाएंगे या वो उतना ओल्ड हो जाएगी वो चीज़ है कि फिर वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। वहाँ से जो लिगामेंट है यहाँ के वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, जो कैप्सूल है यहाँ का वो बहुत स्टिफ हो जाएगा। तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोजन पीरियड। और धीरे धीरे उसकी जो मूवमेंट है शोल्डर की वो लगभग बंद होने लगती है। जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एक पोजीशन में जाके फिर वो बंद हो जाता है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो वो स्थिति है फ्रोजन पीरियड। और तीसरी स्थिति है जब हमें कई बार लगता है हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं तो एक वही सुधार उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा मूवमेंट में सुधार होता है और कभी कभी उसमें बहुत तेज़ दर्द उसमें भी हो जाता है। ये मैं मॉडर्न जो मेडिसिन है उसमें बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट हैं उसमें तो जो स्थिति वो धीरे धीरे सुधरती चली जाती है। फिर अच्छे से अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर वापस नहीं आता है। मतलब फ्रोजन शोल्डर को हम लगभग पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैनेज वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा जो नॉर्मल सा व्यायाम है वो भी आपको स्टार्ट इसमें करना होता है एक्चुअली, कि वही हम लोग इस जो मूवमेंट यहीं तक सिर्फ हो पा रहा है उस मूवमेंट को किस हद तक हम ऊपर ले जा सकते हैं। वो एक जो लास्ट कंडीशन है जहाँ पे दर्द सहन नहीं होता वहाँ तक हम धीरे धीरे ले जाते हैं। और इसमें जो है फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन के साथ साथ आप चाहे किसी भी टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको फिजियोथेरेपी के सेशन इसमें ज़रूर लगाने चाहिए। और वो आपके जो लिगामेंट्स हैं उनको धीरे धीरे खोल देते हैं, उन पे जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज़ करते हैं। जो आपका कैप्सूल स्टिफ हो गया है उसको वो थोड़ा जो है उसमें रिलैक्सेशन करना शुरू कर देते हैं। किसी भी पैथी के साथ आप चाहे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम की या इसके लक्षण की, तो स्टार्टिंग के लक्षण तो मैंने आपको बताया, जिसमें दर्द होगा, हल्का स्टिफनेस आएगी और डल पेन, आपको डल एचिंग पेन, क्या एचिंग टाइप पेन आपको रहेगा उसमें। और इसके अलावा कई बार जो है जहाँ पे स्टिफनेस के साथ साथ स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, सूजन भी कई बार इसमें यहाँ पे आ जाती है इस पर्टिकुलर जगह पे। और उसकी वजह से ये जो मूवमेंट है, क्योंकि जब एक तो स्टिफनेस है दूसरा स्वेलिंग भी है तो उसमें मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। और हमारा जो शोल्डर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके फ्रीज हो जाता है, उससे ऊपर उसको फिर नहीं जा सकता है। वो स्थिति जो है वो यहाँ पे और ये वाली स्थिति, दोनों स्थिति में जो है मूवमेंट, किसी भी स्थिति में मूवमेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाकर रुक जाती है, वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है। इसीलिए फ्रोजन शोल्डर में मैंने स्टेज बताई थी, फ्रीज वाली स्टेज भी जो होती है। और कई बार ये दर्द जो है गर्दन में फैल सकता है, गर्दन तक जा सकता है, या कंधे के नीचे यहाँ बैक में भी वो जा सकता है। स्टार्ट यहीं से होगा लेकिन धीरे वो रेडिएट कर सकता है कई बार, सभी केसेस में नहीं लेकिन कई बार रेडिएट कर सकता है। और फ्रोजन शोल्डर का जो मेन लक्षण है वो ये है कि स्टिफनेस तो है ही, इसके अलावा जो पेन है वो रात को बढ़ता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रात को असहनीय दर्द होता है इसमें। और लोग जो है बहुत बुरा दर्द, कई बार रोते हुए लोग तक मैंने देखे हैं फ्रोजन शोल्डर में। बहुत बुरी स्थिति इस पेन में हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि लाइफ स्टाइल अपनी सही रखो, सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ। और अपना खान पान सही रखें। दूसरा जो आजकल की लाइफ है उसमें हम सब लोग ही उसमें हैं कि हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट हमको नहीं है जो हमें बचपन में मिलता था या फिर जो गांव में अभी भी है। और उतनी सारी नेचुरल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जितना अवेलेबल है उतना यूज़ कीजिए। प्लस अपना डाइट और खासकर डाइट को हम बैलेंस रखें। वहाँ पे उतनी कैलोरीज, उतना फैट,
उतना कार्बोहाइड्रेट ना लें, क्योंकि हम उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिजिकल वर्क कम हो गया बहुत ज़्यादा, और डाइट वही या उससे भी ज़्यादा, फिर ऊपर से फास्ट फूड, चाइनीज़ और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं जो, तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, और बाकी जो नेचुरल वे आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया, मतलब स्थिति ऐसी हो जाती है कि छोटे से छोटा काम करने में भी उस कंधे पे लोड नहीं आ पाता है, वजन नहीं उठा पाता है वो। तो ये इसके सिम्टम हुए। अब इसके कारण की अगर हम बात करें तो कारण यही है जो मैंने बताया, लाइफ स्टाइल, जहाँ पे एक और इसका कारण है इसमें लाइफ स्टाइल में कि ज़्यादातर अगर हम एक ही करवट से सो रहे हैं, मतलब इसी कंधे को दबा हुआ रहता है या यही कंधा दबा हुआ रहता है, तो ये स्थिति कंटिन्यूस 6 महीने, साल, 2 साल तक चलती है, तो वहाँ ये फ्रोजन शोल्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। चोट भी इसके कारणों में से एक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चोट इसके कारणों में से एक है। और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना, जहाँ मूवमेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाके रुक जाता है, हाथ ऊपर हम उस तरीके से यूज़ नहीं करते, और लाइफ स्टाइल तो मैंने बताया ही वही वाला है, और कंप्यूटर पे बैठे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उसी स्थिति में काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे मौके दिन में बहुत कम आते हैं कि उनको हाथ ऊपर करने पड़े। फिर जब थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है, तो जितना ऊपर करने की ज़रूरत पड़ रही है वो उसका मूवमेंट वो भी क्लोज कर देता है वो आदमी। उसको लगता है कि दर्द होगा, चल छोड़ो यार, दूसरे हाथ से उठा लेते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति होती है, मतलब हम कंधों से काम नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि ओवर यूज़ से भी ये होता है, कंधों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर यूज़ करने से भी ये स्थिति बनती है, ऐसा देखा गया है। बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाली स्थिति हो गई, और चोट का तो मैंने आपको बता दिया। बस यही इसके मेन जो है वो कारण है, और लक्षण भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके हम अगर मैंने ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में पहले तो यही बताया मैंने आपको कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करें अपनी। वो मैं पहले भी बताता रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोग आधे घंटे बाद, नहीं तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप इधर उधर उठें, थोड़ा सा मूवमेंट दें अपने शरीर को। ऐसे आप गर्दन को मूवमेंट दे सकते हैं, ऐसे कंधों को मूवमेंट दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए। आप बैठे हैं ऑफिस में तो, या कहीं भी आप अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, अपनी चेयर टेबल पे अपने केबिन में काम कर रहे हैं, तो इतना मूवमेंट तो हमें 10 बार 20 बार ये सब चीज़ें तो ये करने में क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। ये चीज़ें तो हमें कर लेनी चाहिए। ये आपके पास पेशेंट भी आ रहा है, उसको भी बताइए आप, अगर स्टार्टिंग है तो वहाँ पे वो कवर हो जाएगा बहुत आराम से। डाइट रेस्ट्रिक्शन बताइए उसको, क्योंकि जो ये जंक फूड और ये चीज़ लेते हैं ना, ये खोखला होता है, इसमें कुछ नहीं होता। फैट के अलावा और कैलोरी के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। वो दोनों नुकसान की चीज़ें हैं ओवर यूज़ में जब हम करते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं आप, इनको लेडीज़ को 1000 जो कैलोरीज़ हैं उसकी डाइट पे लेके आइए, जो आदमी है उनको 1200 कैलोरीज़ पे लेके आइए। वेट देख के, अगर वेट ज़्यादा है तो, वेट कम है तो ठीक है चला सकते हैं, लेकिन मोटापे में भी कई बार ये होता है। वो मैं एक वीडियो भी आगे बनाऊंगा, एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ में जो डाइट प्लान है वो कैसा रहे मोटापे के लिए भी। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो किस लेवल पे आ रहा है, इसको डायग्नोस करने के बाद में। तो डायग्नोस करने के बाद में आपको देखना है, डायग्नोस में हम एक्सरे करा सकते हैं, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसके कंधे का, उसके पेन की इंटेंसिटी हम देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से, कितना पेन है, मूवमेंट कितना हो रहा है उसके शोल्डर का, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये डायग्नोस हो गए इसके। और बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब में या आपको पता नहीं चल पा रहा है तो MRI भी लोग कराते हैं फिर कंधे की। तो वो तो निदान करना है आपको, डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के बाद में फिर यहाँ पे हमें यूज़ करना है ट्रीटमेंट का। तो हमें देखना है जो लिगामेंट हार्ड जो पोर्शन पे हमारी औषधि काम करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, वो C4 है। तो C4 को हम इसमें नेचुरली C4 को हमें लेना ही लेना पड़ेगा इसमें। और दूसरा जो हमारी मोटर नर्व्स और
इस पे जो काम करती है, जो पेन में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है, पेन को रिड्यूस करती है, वो मेडिसिन हमें लेनी होगी। उसमें आपकी F1 भी है और S5 भी है। इसके अलावा फिर S5 का काम मसल पे भी देखा गया है, तो मसल की स्टिफनेस को रिलीज करेगी S5। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ब्लड और उसको लिम्फ को प्यूरीफाई करेंगे हम लोग, तो इसमें L1 ले लेंगे हम। और S5 L1 A3, मैं पूरा ही प्रोटोकॉल बताऊं तो आपको S5 L1 A3 C4 और G। अगर स्वेलिंग है कंधे में तो आप G की जगह WE लेंगे, या WE G दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको लेना है और इसको आप D6 में स्टार्ट कीजिए, D6 में चलाइए। और अगर बहुत पुराना है, जो क्रोनिक कंडीशन है, तो फिर मैं बोलूँगा आप इसको D8 में दीजिए, थोड़ा और नेगेटिव करके लेके जाइए। और या D10 में भी दे सकते हैं, तो क्रोनिक वाले को आप D10 में दीजिए। D10 से फिर 1 महीना देने के बाद, कुछ दिन देने के बाद फिर उसको धीरे धीरे कम करते जाइए, D5 पे ले जाके छोड़ दीजिए कि इसको ठीक हो जाएगा। तब तक ठीक ही हो जाता है मैक्सिमम केस में। और ऐसे ही आपको अक्यूट वाला जो केस है, जो अभी आपके सामने आया है, कुछ 1 साल 6 महीने 2 साल पुराना है, उसमें आप D6 से शुरू कर सकते हैं। D6 पे चलाइए, D4 से चलाइए। या D6 से आराम नहीं हुआ है तो फिर आप उसमें भी D6 से ऊपर जाइए। वही मैं बोलता हूँ 8 से 10 दिन की मेडिसिन दीजिए, 1 महीने की मत दीजिए पहले आपको, क्योंकि चेंज करना पड़ सकता है चीज़ों में। हालांकि ये कवर कर लेगा सब कुछ, सारी चीज़ें। तो ये आपको इंटरनल में देना है उसको। और दूसरे सिम्टम भी हैं तो वो आपको देखने हैं, उसके साथ दूसरा फार्मूला देना है। और उसको आपको लग रहा है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, तो आपको S1 S10 खाने के बाद, खाने से पहले देना है। क्या उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन वाला जो फार्मूला, मेरी वीडियो भी कॉन्स्टिपेशन पे, वो देख सकते हैं आप। और तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो क्या देना है, तो वो सारी स्थिति आप देखिए, दूसरा ऐड कीजिए। मेनली ये फ्रोजन शोल्डर का इंटरनल है। और एक्सटर्नल की अब हम बात करें तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपको A2 देना है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, A2 S5 और C5, A2 S5 C5। या यहाँ पे कड़ापन है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो C5 की जगह आप जो है C4 भी ले सकते हैं, लेकिन C5 ठीक है। A2 S5 C5 और RE या WE, वो आप देखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, RE देना है क्या, उससे बढ़ ना जाए, ये सिचुएशन है, डरने वाली बात है। और आपको लग रहा है ऐसी, तो आप छोड़िए RE को, आप सीधा WE दे दीजिए वहाँ पे। A2 S5 C5 WE। और इसको आप यहाँ पे लगाने के लिए दीजिए, कंप्रेस करने के लिए। बल्कि मैं इसमें बोलूँगा एक तरीका है बहुत अच्छा, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन। ये यहाँ तक एलोपैथी वाले भी इसको यूज़ करते हैं। एक बार गरम पैक की सिकाई, एक बार ठंडे पैक की सिकाई, तो हम लोग वो ना करके हम कंप्रेस करें उसको। मतलब एक बार हम यहाँ से हॉट कंप्रेस कर दें। हॉट कंप्रेस करने का मतलब थोड़े से गर्म पानी में आप जो मेडिसिन मैंने बताई है, एक्सटर्नल मेडिसिन, इसकी 20 बूंद डाल के, और या आप ज़्यादा कुछ नहीं, एक उसमें गर्म पानी में रुमाल को भिगो के, यहाँ गर्म पानी जितना वो सह सकता है उसको यहाँ पे रखते चले जाइए। 4 5 6 बार 10 बार करेंगे तो जो स्टिफनेस है मसल्स की, लिगामेंट की, उसमें भी आराम आएगा। और प्लस फिर वही जो मेडिसिन है आपको, उसको आप एक कॉटन को बारीक बारीक सा छील के, बारीक सा कॉम्प्रेस बना के, और यहाँ पर्टिकुलर जगह जो है आप उसको फिर कोल्ड कॉम्प्रेस कर दीजिए। या आप नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी हो, उसमें आप दवाई डालिए अपनी, और फिर उसको वापस वही रुमाल को यहाँ पे ठंडा रख दीजिए। तो ये हॉट कॉम्प्रेस हो गया, कोल्ड कॉम्प्रेस हो गया। और ज़्यादा ही दर्द रहता है तो आप कोई वही, जैसे मैंने पहले भी बताया, बैक पेन में भी बताया था, आप एक ऑयल बना के दे सकते हैं उसको। सरसों का तेल या तिल का तेल लेके, और उसमें ये मेडिसिन डाल लीजिए आप 1-9 के कॉम्बिनेशन से बना के, थोड़ा सा देसी कपूर डाल के उसको हिला के अच्छे से मिक्स करके, और वो उसको लगाने के लिए दे दीजिए। दिन में 2 बार 3 बार जितने भी, कॉम्प्रेस करना ही है, वो तो ज़रूरी है। उसके अलावा भी आप ये ऑयल बना के दे सकते हैं।
तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट रहेगा फ्रोजन शोल्डर का। तो मैंने आज आपको बताया कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है तो। दूसरी एक बात, आपको जिन टॉपिक्स पे अगर आगे जो वीडियो चाहिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था, वहाँ से भी कुछ सजेशन आए हैं जो मैं ले भी रहा हूँ एक एक करके, जैसे जैसे मेरा टाइम लगता है वीडियो बनाने का। आज मैंने 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद लगभग वीडियो बनाई है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे वो सारे टॉपिक मैं लिख लेता हूँ एक जगह, एक पेपर पे मैंने लिखे हुए हैं सारे, और उनको मैं बीच बीच में सारी चीज़ें लेता चलूँगा। तो ये था वीडियो दोस्तों आज का फ्रोजन शोल्डर पे। थैंक यू।